में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे गणित का पहला चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्या या रियल नंबर। तो जब कक्षा 9 में आपने पढ़ा होगा जो दूसरी संख्या होती है, परिमेय संख्या वगैरह, उनके बारे में आपने बात की होगी। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि संख्या होती क्या है और किस किस प्रकार की संख्या होती है, उनके बारे में हम पता कर लेते हैं। क्योंकि ये टॉपिक जो है, इस टॉपिक के बारे में बात करें तो ये हमारे 10th क्लास के बोर्ड में 4 से 5 नंबर का आता है। 10th बोर्ड में 4 से 5 मार्क्स का आता है ये। तो थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे तो हमें क्या समझ में आसानी से आएगा। बात करते हैं। सबसे पहले संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी संख्या होती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को हम n से डिनोट करते हैं और n का मतलब नेचुरल या प्राकृतिक संख्या। नेचर से बना है, नेचर का मतलब प्रकृति होता है। तो जो हम नेचुरली जो यूज़ करते हैं, हम नॉर्मली क्या यूज़ करते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे इनफाइनाइट तक। तो ये जो संख्या हो गई, ये हमारी कौन सी होगी, प्राकृत संख्या है। फिर बात करते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जिसको हम होल नंबर कहते हैं, W से डिनोट करते हैं। पूर्ण संख्या कौन सी है, जब हमें ये प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक पहुँचे, 9 तक पहुँचे, 10, ठीक है, तो हमें जीरो की भी जरूरत पड़ी। जैसे अगर मैंने यहाँ लिखा, ये बॉक्स है, मान लिया ये बॉक्स है, ठीक है, और इसमें मैंने एक पेंसिल रखी, ठीक है, एक पेंसिल रखी, तो मैं आपको पूछूंगा कि इसके अंदर कितनी पेंसिल है, तो आप क्या बोलोगे कि 1 पेंसिल है। मैंने एक बॉक्स और रखा, मैंने कहा कि अब इसमें मैंने एक भी पेंसिल नहीं रखी, तो गणित के अंदर आप क्या कहोगे, आप यहाँ कुछ ना कुछ तो आपको कहना पड़ेगा कि इसमें कितनी पेंसिल है। तो आप यहाँ क्या बताओगे, इसमें 0 पेंसिल है। तो जब ऐसी संख्या को डिनोट जो कुछ भी नहीं है, जहाँ पे अपन अब कुछ हमारे पास तो 0 तो वर्ड आया है, तो वो किस में रखा, 0 की खोज तो कर दी थी। प्राकृत संख्या में हमने 0 रखा नहीं, तो हमने एक ऐसी संख्या बना दी जिसमें 0 को शामिल कर दिया और उसको नाम दे दिया होल नंबर, 1 2 3 ऐसे। अगर प्राकृत संख्याओं के साथ में 0 ऐड कर दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा। तो बात करते हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट जो नंबर है, अगर कहेंगे तो हमें कंफर्म नहीं होगा कि 1 1 0 नंबर तो 0 होगा, पर अगर हम कहेंगे कि सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है, तो कहेंगे 1, और होल नंबर कौन सा है स्मॉलेस्ट, तो कहेंगे 0, 1 डिजिट का। फिर आगे तो हमें पता है कि 2 डिजिट के स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट, वो अपन बाद में बात करेंगे। फिर पूर्णांक संख्या है, तो जैसे हमें ये पॉजिटिव नंबर की जरूरत पड़ी, ये 0 जिसको हम शून्यांक कहते हैं, इसकी जरूरत पड़ी, तो वैसे वैसे कोई संख्या नेगेटिव, जैसे नेगेटिव की संख्याओं की जरूरत पड़ी, इंटीजर नंबर जिसको हम कहते हैं, और इसको हम जेड से डिनोट करते हैं। तो जैसे 0 1 2 3 ऐसे ऐसे ये इन्फिनाइट तक चलता है। इसी टाइप से -3 -2 -1 ऐसे, -1 -2 -3 ऐसे माइनस इन्फिनाइट तक चलेगा, और यहाँ पे ये इधर प्लस इन्फिनाइट तक चलेगा। तो ये संख्या जिसको हम माइनस में भी लिख सकते हैं और जिसको हम प्लस में भी लिख सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या है, पूर्ण प्लस अंक, पूर्णांक, ठीक है। तो आगे बात करते हैं। इसके बाद हमें जैसे हमें ये तो पूर्णांक है, ये कंप्लीट नंबर है जिसको हम नेचुरल, होल नंबर और इंटीजर नंबर में डिवाइड कर लिया। अब जब बात करी, मान लो मैंने लिखना है, मुझे 7/2 लिखना है, तो ये क्या हो गए, 7/2 हो गए, 3/3.5। ये नंबर किस में रखेंगे, ऐसे नंबर की भी जरूरत पड़ी, डेसिमल नंबर जो है उनकी भी हमें ज़रूरत पड़ी। तो बोल दिया, इसकी डेफिनेशन क्या बना दी कि वे संख्याएं जिसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q क्या है, P और Q इंटीजर है, प्राकृत पूर्णांक नहीं है, ये क्या है, इंटीजर पूर्णांक है। ये क्या है, पूर्णांक है। Q भी पूर्णांक है और P भी पूर्णांक है, ठीक है। जहां ये जो Q है ना, ये क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं हो सकता, 0 नहीं होना, बात समझ आ रही, 0 नहीं होना चाहिए। क्यों, इसका भी लॉजिक देख लो, 0 क्यों नहीं, क्योंकि कभी भी हम गणित में कोई संख्या लिखते हैं ना, तो 2/0, अगर किसी भी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो इसका मतलब वो क्या आता है, अनंत आता है, इन्फिनाइट। ये क्या आता है, अनंत। और अनंत एक अपरिभाषित नंबर है। अनंत एक क्या है, अपरिभाषित नंबर है, जिसकी हम परिभाषित नहीं कर सकते कि अनंत क्या है, हमें नहीं पता अनंत क्या है, अनंत हमें पता नहीं है, उसको नाम दे दिया अनंत। तो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। जो डिनोमिनेटर है, ये आपका नोमिनेटर एंड ये डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो इसकी एक बार एग्जैक्ट फॉर्म लिखे है तो क्या लिखेंगे कि परिमेय संख्या है जिसको हम रैशनल नंबर कहते हैं, जिसको हम रैशनल नंबर कहते हैं, रैशनल नंबर जिसको हम क्यू से डिनोट करते हैं, वो क्या होती है, नंबर विच वी कैन फॉर्म P/Q एंड वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q इज नॉट इक्वल टू 0। वे नंबर, वे संख्या है जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। बाकी माइनस में हो सकता है, प्लस में हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
फिर बात करते हैं, हम आगे कर देते हैं, स्लाइड को चेंज कर देते हैं, आगे कर देते हैं। उसके बाद हमने बात कर दी परिमेय संख्या कर दी। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या की बात करते हैं। परिमेय संख्या क्या होती है? जिसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर q इज नॉट इक्वल टू जीरो, q इज नॉट इक्वल टू जीरो। अपरिमेय की बात करते हैं। अपरिमेय क्या होती है? अपरिमेय या जिसको हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं, इर्रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है? वे संख्या है जिसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ये √2 ये इरेशनल नंबर, √3 इरेशनल नंबर, √5 इरेशनल नंबर, और ये बताओ जो ये √2 है, ये √4 सॉरी ये √4 है, ये रूट में तो है बट इसको लिख सकते हैं 2/1। ये क्या हो गई 2/1, इसका √2 होता है, इसको प्लस माइनस भी लिख सकते हैं। तो जितनी भी पूर्णांक संख्या है, जितनी भी पूर्ण संख्या है और जितनी भी प्राकृत संख्या है, वो सब क्या होती है? परिमेय संख्याएं होती हैं। जितनी भी ऑल दी नेचुरल नंबर आर रैशनल नंबर, बट ऑल दी रैशनल नंबर आर नॉट ए नेचुरल नंबर। क्यों? कि जितनी भी रैशनल नंबर तो ये भी है 7/2, बट ये नेचुरल नंबर नहीं है, ना ये पूर्णांक है ना ही पूर्ण है। बात समझ में आ गई? परिमेय और अपरिमेय क्या होती है? परिमेय संख्या वो होती है जो p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं बट q इज नॉट इक्वल टू जीरो। अपरिमेय संख्या क्या होती है? जिसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। बात करते हैं वास्तविक संख्या, जो हमारा टॉपिक है। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या क्या होती है? रियल नंबर जिसको हम कहते हैं। वास्तविक संख्या है जो ये p परिमेय और अपरिमेय, ये सभी इन दोनों का जो मेल है उसको हम कहते हैं वास्तविक संख्या है। बट वास्तविक संख्या है वो सभी संख्या है जिनका रूट में नेगेटिव नहीं होना चाहिए। रूट जो नेगेटिव ये जो है ना, ये नहीं होना चाहिए। वो सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं है जिनका जो रूट की फॉर्म है वो नेगेटिव के अंदर नहीं होता। अगर ये नेगेटिव के अंदर है तो इसका मतलब ये वास्तविक संख्या है, नहीं ये अवास्तविक संख्या होगी। वास्तविक संख्या क्या है? जिसका रूट पॉजिटिव, रूट के अंदर जो भी कुछ भी हो उसके अंदर पॉजिटिव संख्या होनी चाहिए, मतलब जिसका हम रूट निकाल सकते हैं, वर्गमूल निकाल सकते हैं, वो संख्या कौन सी होगी? वास्तविक होगी। या दूसरी भाषा में हम कहे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जो मिला दे तो ये क्या बनती है? वास्तविक संख्या बनती है। ओके, अब हम बात करते हैं, हमने बुक के अंदर आते हैं। हमने जो ये संख्या है 11, 9, 10 में भी पढ़ी थी, ठीक है। इनकी अपरिमेयता सिद्ध अब करेंगे एक बार। अब 9th में भी किए थे 1-2 क्वेश्चन, बाकी अपन 10th में करेंगे, ठीक है। और दूसरा इसका हम प्रयोग क्या कहाँ करेंगे कि कोई संख्या मान लो कि p बाई क्यू की फॉर्म में है, क्योंकि p बाई क्यू की फॉर्म में है वेयर q इज नॉट इक्वल टू जीरो, उसका दशमलव प्रसार कब शांत होता है और कब अशांत होता है, और कब उसका शांत आवर्ती होता है और कब उसका अशांत आवर्ती होता है, ठीक है। इसके बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। और हम इसका क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है मतलब हर, इसको हम क्या कहते हैं? हर का जो हम प्राइम फैक्टर करेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर देखेंगे कि ये क्या इसका दशमलव। अच्छा, बात कर देते हैं अभाज्य गुणनखंड का नंबर आया तो अपन एक बात कर लेते हैं कि ये प्राइम नंबर क्या होता है, इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। प्राइम नंबर क्या होता है? अभाज्य संख्या है जिसको हम कहते हैं अभाज्य संख्या है, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड हम तभी कर पाएंगे जब हमें अभाज्य प्राइम नंबर पता होंगे। प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या कहती है कि एक से बड़ी संख्या है, मतलब एक तो है नहीं, सीधा लिखा हुआ है। उसकी डेफिनेशन एक से बड़ी वह सभी संख्या है जिसमें खुद के अलावा किसी का भाग नहीं जाता हो, स्वयं के अलावा स्वयं का भाग जाता हो, स्वयं का भाग जाता हो, अन्य किसी संख्या का नहीं, अन्य किसी संख्या का नहीं। या इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन बोले तो एक से बड़ी वह सभी संख्या है जिसमें एक या स्वयं का भाग जाता हो, वह क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है, प्राइम नंबर होती है। तो अपन बात करते हैं कौन कौन सी होती है, जैसे 2, 3, 5। देखो 5 अभाज्य नंबर है, क्योंकि 7, 9 होती है क्या? 9 नहीं होती। क्यों? देखो यहाँ पे तो अपन देख सकते हैं ये जो 2 है ये एक इवन नंबर है और एकमात्र सम संख्या, एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, एकमात्र सम अभाज्य संख्या। बाकी ये देखो विषम है, ये भी विषम है। अपन 9 नहीं लेंगे अपन, ये आपको अभी ऐसा लग रहा है कि ये विषम संख्या लिखी जा रही है, नहीं, 9 में 3 का डिवाइड जाता है तो 9 नहीं होगी। 11, 13 ऐसे आप जो भी जिसमें किसी का भी भाग नहीं जाता हो वह अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो अपन इसका जो दशमलव प्रसार का पता हम कैसे करेंगे कि वो संख्या अभाज्य गुणनखंड से हम पता करेंगे कि ये अभाज्य है या नहीं है। तो इस जो चैप्टर है हमारा वास्तविक संख्या, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो लेमा है वो पढ़ेंगे, जिसको हम लेमा कहते हैं, ठीक है। बात करते हैं अभी लेमा क्या होता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम।
अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे, और एचसीएफ और एलसीएम जो मसअप और लसअप महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक पढ़ेंगे, किसको यूज करते हुए प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब अभाज्य गुणनखंड को यूज करते हुए हम निकालेंगे। और अरिथमेटिक की जो फंडामेंटल थ्योरम्स है वो पढ़ेंगे, परिमेय और अपरिमेय संख्या पढ़ेंगे, और उसके बाद हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा है, जो हम किसको यूज करते हुए करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन को यूज करते हुए करेंगे कि उसका शांत है या शांत आवर्ती है। चलो शुरू आगे पढ़ते हैं, देखते हैं थोड़ा और इसके बारे में। एल्गोरिथम क्या होती है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। एल्गोरिथम क्या होती है कि जो सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की प्रक्रिया विधि प्रदान। देखो अपन बात करते हैं किसी गाड़ी को चलाने की बात करते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं मानता हूं कि अपन एक बाइक चला रहे हैं, क्या चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं। तो बाइक को सबसे पहले हम क्या, जो एक चरण होते हैं, सबसे पहले हमने क्या किया बाइक में, सबसे पहले हमने बाइक में क्या किया, की लगाई, ठीक है। की लगाने के बाद अगर सबसे उसके बाद अपन क्या करेंगे, किक लगाएंगे, या जो सेल्फ स्टार्ट है तो हम सेल्फ स्टार्ट जो बटन दबाएंगे, अगर सेल्फ स्टार्ट है तो सेल्फ स्टार्ट बटन दबाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्लच को पकड़ेंगे, क्लच को पकड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, गियर लगाएंगे, ठीक है, गियर लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे रेस को थोड़ा बढ़ाएंगे और क्लच को धीरे धीरे छोड़ेंगे। तो ये जो प्रक्रिया है, एक मतलब अपन इसको एक के बाद एक करेंगे तो ही हमारी बाइक आगे चल पाएगी, अदरवाइज बाइक आगे नहीं चल पाएगी। एक जो यूँ तो धक्का मार के भी ले जा सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। धक्का मार के वो स्टार्ट नहीं हो रहा है तो गियर को डाल के आप स्टार्ट कर दोगे। पर जो ये है एक सुपरिभाषित जो चरण है वो क्या, इस समस्या थी हमारी एक, इस समस्या को हमने सॉल्व किया। कैसे किया कि इसको एक जो हमारा प्रोसेस था उसको एक बाई एक, वन बाई स्टेप करके हमने गाड़ी को स्टार्ट किया, ठीक है। तो इस प्रकार की जो समस्या है, ये जो एक मेथड है, इसको हम क्या कहते हैं, एल्गोरिथम कहते हैं, ठीक है। तो एल्गोरिथम शब्द जो है ये 9वीं शताब्दी में एक फारसी गणितज्ञ थे जिसका नाम था अल ख्वारिज्मी के नाम से लिया गया है। वास्तव में शब्द अलजबरा भी इन्हीं की लिखित किताब, एक लिखित बुक है हिसाब अलजबर व अल मुकाबला से लिया गया है। और बात करते हैं कि परमेका या लेमा, जिसको हम लेमा कहते हैं। लेमा क्या होता है कि अगर हमने ये कथन सिद्ध किया, ये जो एल्गोरिथम हमने सिद्ध की, इसको यूज करते हुए अगर हम कोई कथन को सिद्ध करते हैं तो उस जिसको यूज किया उसको हम कहते हैं परमेका। ओके, फिर हम बात करते हैं आगे। अब अपन बात करते हैं यूक्लिड विभाजन। उससे पहले अपन थोड़ा सा अपन ने जो 9th 10th में या जो दूसरी तीसरी क्लास में पढ़ा था, बिल्कुल सिंपल सा, ये एल्गोरिथम है क्या, कुछ भी नहीं है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, ये नॉर्मल एक डिवाइड है। जैसे मैं आपको बात कर रहा हूँ कि मैं आपको यहाँ पे एक डिवाइडेड दे रहा हूँ 26 का, किसका, 26 का, और इसमें मैं ये 4 से डिवाइड करता हूँ। डिवाइड सबको करना आता है, भाग 4 का टेबल बोलो, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20 और 4 6 24। कितने बार गया, 4 बार। तो यहाँ पे आ गया ये 6 बार गया। फिर कितने बचे, 6 में से 4 गए 2। बिल्कुल नॉर्मल सा डिवाइड है, हमने बहुत बार किया है, ठीक है। तो इसमें जो इनको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं भाजक, इसको कहते हैं हम भाजक, इसको हम कहते हैं भाज्य, इसको क्या कहते हैं, भाज्य, और इसको कहते हैं हम भागफल। साथ साथ आप बोलते जाओ, इसको भागफल, और इसको कहते हैं शेषफल। और इंग्लिश में बात करें तो इसको इंग्लिश में मैं बोल देता हूँ, इसको कहते हैं डिविडेंड, इसको कहते हैं डिवाइजर, इसको कहते हैं रिमाइंडर, और इसको कहते हैं क्वोशंट, ठीक है। तो जो ये भाज्य होता है, ये जो भाज्य इसका अंदर वाला है, इसका सूत्र क्या होता है, भाज्य है, भाज्य को कहते हैं हम भाजक इंटू भागफल, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ऊपर कहाँ चला जा रहा है, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ये क्या है, प्लस है, प्लस शेषफल। तो अगर इसकी हम गणितीय फॉर्म में लिखे तो मैं भाज्य को कह देता हूँ, मैं ए कह देता हूँ, और भाज्य को कह देता हूँ बी। तो जो ए है, हम जो ए लिखेंगे, हमारे जो सॉल्व करेंगे, तो ए हमेशा बी को बी से बड़ा रखेंगे। सबसे पहली तो चीज़ ये होगी, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जो ये शेषफल है ये कभी भी माइनस में नहीं आएगा, कभी भी ऋणात्मक नहीं आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा कभी भी, ठीक है। तो अब बात करते हैं भाज्य क्या लिया हमने, ए, भागफल क्या है, बी, एंड जो भाजक बी और भागफल है क्यू, और प्लस शेषफल है आर। तो जो ये आर है, ये जो आर है, ये आर हमेशा हमेशा या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा,
ये आर जो है हमेशा जीरो या जीरो से तो बड़ा, लेकिन ये जो ये आर है, ये आर हमेशा बी से छोटा होगा, बी से छोटा होगा। बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूँ मैं? जो ये आर है, आर मतलब शेषफल। चलो आगे एक बार और समझते हैं। ये मैं एक बार लिख देता हूँ। सबसे पहले जो हमने ये प्रमेय लिखी है इसको मैं लिख देता हूँ कि हमने क्या लिखा है कि ये ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और वेयर आर जो है वो आर कभी भी शेषफल कभी भी, आर का मतलब क्या है, रिमाइंडर, रिमाइंडर कभी भी जीरो से छोटा नहीं होगा। अगर मैं ये लिखता ये जो आर है ये हमेशा जीरो से बड़ा, और इक्वल टू का मतलब है आर जीरो से बराबर, या तो जीरो होगा या बराबर होगा। दूसरी बात करते हैं कि जो ये आर है मतलब शेषफल है, शेषफल कभी भी भागफल भाजक से कभी भी बड़ा नहीं होगा। बात करते हैं क्यों नहीं होगा। चलो अपन एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, वापस वही 26 का ले लेते हैं, 27 20 29 का ले लेते हैं, ठीक है। अब फॉर 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, शेषफल क्या आ गया 1। मान लिया कि अगर 30 होता तो शेषफल 2, अगर 31 होता तो शेषफल आता 3, और 32 होता तो शेषफल आता 4। क्या कभी शेषफल 5 आ सकता है? ये हमारा क्या है, बी है। बहुत ध्यान से समझना, ये बहुत खतरनाक बात है। इस एक्सरसाइज की सबसे बड़ी बात यही है, इसको अगर समझ लिया हमने तो हमारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, एकदम समझ में आ जाएगा। ये हमारा बी है और ये हमारा ए है, और ये जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ये हमारा क्या है, आर है। ये जो लिख रहा हूँ ये क्या है, आर है। तो ये आर 1 हो सकता है। अगर ये यहाँ पे 4 आ गया तो हम 4 थोड़ी लिखेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 4/4 में 4 का डिवाइड जाता है, तो 0 मतलब 4 तो आएगा नहीं। अगर 4 के डिवीजन होगा तो इससे जो छोटे वाले नंबर है वो रिमाइंडर हो सकते हैं, वो शेषफल हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 0 होगा। ना तो बी के इक्वल आएगा, मतलब ना तो भाजक के बराबर आएगा और ना ही भाजक से बड़ा आएगा। तो मतलब समझे, ये 0 हो सकता है आर, और 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन बी से छोटा होगा। तो ये बात समझ में आ गई। अब अपन इसको इस हिसाब से अपने समझ लिया। ये तो मैंने क्या बताया आपको कि ये आपकी एक एल्गोरिथम है। इसको ये प्रमेय को हमने कैसे सिद्ध किया, स्टेप बाय स्टेप। देखो इसको एल्गोरिथम कहते हैं। ये जो किया है ना, ये स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हमने इसमें भाग दिया, फिर कितनी बार गया वो यहाँ लिखा, फिर इसका शेषफल दिया, फिर वापस जो आगे अगर लिखा होगा तो ये वाला यहाँ, ये जो है ये एक समस्या को सॉल्व किया, और इसी को हम क्या कहते हैं, एल्गोरिथम। अब बात करते हैं कि हमारी जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है वो क्या कहती है। तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल ही, किताब का एग्जाम्पल ही उठा लेते हैं, बुक में कोई एग्जाम्पल दिया हुआ है तो, क्योंकि अपन एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो उससे क्या है कि आपका भी जो बुक वाला कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलो अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। तो एग्जाम्पल्स को समझते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज़ करते हुए हम एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हमने ये तो समझ लिया कि ये बी क्या होता है, ए क्या होता है, एन क्यू क्या होता है, एन आर क्या होता है। तो अपन एग्जाम्पल लेते हैं, पहला एग्जाम्पल लेते हैं 17 और 6। तो इसका हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाते हैं, समझते हैं क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप बाद में लिखेंगे। तो सबसे पहले अपन लिख दिया कि जो यहाँ पे माना कि हमने यहाँ पे ए क्या है, ए है 17 और बी कितना है 6। जो बड़ा होगा वो ए होगा और छोटा होगा वो बी होगा। तो अपन ने लिख दिया 17 को अंदर लिख दिया और 6 का डिवाइड करते हैं। 6 का डिवाइड किया 17 में तो कितने बार गया, 6 2 जा 12, तो 6 2 जा 12 ये लिख दिया। 7 में से 2 गए 5। अब क्या करना है, हमने ये कर दिया, यहाँ पे आपका ये आ गया बी, ये आ गया आपका क्यू और ये आ गया आर। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये आपका डिवाइड कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे वापस एक भाग बनाओ। अब जो लास्ट में जो शेषफल आया उसका भाग देंगे, किसमें, जिसका हमने पहले भाग दिया। जो पहले वाला जो भाजक था वो अब बन जाएगा भाज्य। ये 6 का भाग दिया था हमने। अब क्या करेंगे, 6 को तो अंदर लिख देंगे और जो शेषफल आया उसका भाग देंगे। तो 5 का भाग दो, 6 में कितने बार गया, एक बार, एंड ये आ गया 5। अब क्या करोगे, 6 में से 5 माइनस किया तो ये आ गया 1। देखो ये प्रक्रिया ऐसे आपको जब तक करनी है तब तक जो आर है वो आपका 0 नहीं आ जाता। तो बात करते आगे। अब शेषफल कितना आ गया 1, तो वापस भाग बढ़ाओ। अब किसका भाग दोगे, किस में भाग दोगे, जिसका पहले भाग दिया। अभी आपका भाजक क्या था, 5 था, तो अब 5 अंदर लिख दो। जो भी भाजक आएगा, जो भी बी आएगा, ये क्या है आपका, ये आपके यहाँ पे क्या है,
एक बार आर बन रहा है, पहले तो क्या बन रहा है, ये आर बन रहा है और फिर हम इसको क्या बना रहे हैं, बी बना रहे हैं। ये आपका बी था, ये अभी तो इसके लिए तो हमने जब क्या ये तब ये क्या, ये शेषफल है आर है, फिर हमने इसको क्या बना दिया, आर को ही बी बना दिया। अब वापस 1 का डिवाइड दो 5 में तो कितने बार गया, 5 बार, और शेषफल आ गया आपका 0। माइनस करना है, ये माइनस का निशान, ये माइनस, ये माइनस, ठीक है। तो अब देखिए आपका शेषफल आ गया 0। जब शेषफल 0 आ गया तो लास्ट का जो भाजक है, जो ये b है, यही आपका क्या होगा, HCF होगा। बस ये चीज़ अगर आपने समझ ली, ये जो ये वाली चीज़ आपने इतनी समझ ली, तो आपका ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अब अपन स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। तो आपको पता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है, अपन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिख देते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिख देते हैं। क्या होती है, मतलब जो हमारी समीकरण है वो लिख देते हैं। क्या होता है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और जहाँ हमारा r क्या होता है आपको पता है, r हमेशा 0 से तो क्या होगा, बड़ा या बराबर, और जो हमारा b है उससे हमेशा छोटा, ये रिलेशन होता है। तो बात करते हैं a हमारा क्या है, जो बड़ा a क्या था 17, सबसे पहला जो a है वो कितना है 17, b कितना है हमारा 6, और कितने बार गया, 6 का भाग 17 में 2 बार, तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस शेषफल कितना आया था, शेषफल आया था ये 5 आया था। अब देखिए दूसरी बार हमने क्या किया, अंदर किसको लिखा था 6 को, तो जो भी b है वो आपका क्या बन जाएगा, a की जगह आ जाएगा। पहले r को b बनाए और फिर b से a आ गए, a की जगह 6 लिख दिया, और अब आपका भाग किसका दे रहे हैं, शेषफल का। शेषफल हमारा क्या था 5, और मल्टीप्लाई कितने बार गया, 1 बार, और शेषफल कितना बचा 1। अब हमारा भाजक कौन सा था, ये था ना अभी b, अब इसको हम लिख देंगे यहाँ पे, अब इसमें वापस भाग देंगे, ठीक है। तो इसमें किसका भाग दिया, 1 का, कितने बार गया 5 बार, इक्वल टू प्लस 0। जो ये वाला b है ये आपका क्या बनेगा, ये b है जो ये आपका HCF होगा, जो ये अंतिम b है ये आपका क्या होगा, HCF होगा। बात समझ में आ गई। वापस करते हैं, एक बार और करते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेके समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। देखो इसमें आपको क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करते हुए HCF निकालना है। तो सबसे पहले हमने माना कि ये हमारा a है, a कितना है 218, एंड b कितना है 12। तो चलो शुरू करो, 218 लिख दो अंदर, ये 218 लिख दिया मैंने, और 12 का डिवाइड किया, ये 21 में 12 कितनी बार जाएगा, 1 बार, ये 1 बार गया, मैंने लिख दिया 12। 21 में से 12 गए, पीछे बचे 9, और ये 8 का 8 लिख दिया, और आपको पता है 12 8 96, 12 8 96, ठीक है। 12 8 जा 96, 6 में से 8 में से 6 गए 2, ओके। ये आपका ये भागफल कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आपका ये क्या है, ये भाजक, भाज्य, भागफल, और ये शेषफल। अब जो शेषफल आया आपका, उस शेषफल में शेषफल का क्या किस में भाग देना है, जो जिसका पहले भाग दिया, जो यहाँ पे लिखा होता है ना उसको अंदर लिखना है, जो यहाँ पे लिखा है उसको अंदर लिख दिया, ये लो 12 लिख दिया। अब ये कितना होगा 6, 6 दूनी 12 होता है ना, कितने हो गया 6 2 जा 12, तो ये 0। अब शेषफल आ गया आपका 0। तो जो ये जो आपका b है, ये जो b है यही हमारा क्या है, HCF है। चलो ये आपने भाग विधि से देख लिया। अब अपन देखते हैं यूक्लिड विभाजन को लिखते कैसे है, इसका देख देते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहती है कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर
जो हमारा आर है वो क्या होगा, 0 से तो बड़ा और बी से छोटा। ठीक है, अब बात करते हैं हमारा सबसे पहले हम ए क्या है, ए कितना है 218। 218 कैसे लिखेंगे, बी कितना है 12 और क्यू कितना आया हमारा 18 प्लस और शेषफल कितना आ गया था 2। अब हम क्या करते हैं फिर, जो अब हम क्या है 12 को लिखेंगे, तो ये हो गया 12, इसमें भाग कितना दिया था हमने 2 का, कितने बार गया था 6 बार और शेषफल कितना आया था, बस ये लिखना है। और यहाँ पे हमारा बी क्या आया ये, और ये जो बी है ये हमारा क्या है HCF है। बस इतनी सी बात है, और ये चीज़ हमें अगर समझ में आ गई, यही तो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF निकालना, बस इतना सा सिंपल मेथड है। एक और समझते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं अपन। यहाँ पे क्या है 30 और 4, तो देखिए हमारा ए यहाँ पे कितना हो जाएगा 30 और बी हो जाएगा 4। तो करो जल्दी जल्दी, ये 30 में 4 का भाग गया 7 बार, आया 28, 30 में से 28 गया 2। अब देखिए शेषफल आ गया ना 2, इसी शेषफल का भाग देना है किस में, इस 4 में। तो ये 4 में गया 2 बार, ये लो खत्म। हमारा शेषफल 0 आ गया, तो लास्ट में किसका भाग दिया था, इसका दिया था ना। तो यही जो है यही हमारा क्या है HCF है। चलो बात करते हैं इसको स्टेप लिखने की। तो स्टेप कैसे लिखेंगे, आपको किस फॉर्म में लिखना है, सॉरी ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और आर 0 से बड़ा होगा और बी से छोटा होगा हमेशा। तो आप लिख दो भाई 30 क्या हो गया, 4 का भाग दिया था 7 बार गया था और 2 बचा था। फिर किस में 4 में भाग दिया था किसका, 2 का दिया था, कितने बार गया था 2 बार गया था और 0 बचा था। तो ये जो आपका है, ये जो बी आया यही आपका क्या है HCF है। बस यही करना है आपको, एग्जाम में आएगा क्वेश्चंस, आपको सिर्फ इतना सा करना है और आपका ये सॉल्व हो जाएगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करते हैं इसके एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस है, इसके आधारित है प्रश्नावली 1.1 एक्सरसाइज 1.1 में। और फिर बात और करेंगे दर्शायक पूर्णांकों वाले भी कहेंगे, 6q+1 है या 3q+1, 3q+3 वगैरह ऐसे फॉर्म में होते हैं, उन क्वेश्चन को भी हम करेंगे। कोई भी समस्या है, कोई भी समझ में नहीं आए तो कमेंट में ज़रूर बताना।